हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। अध्याय 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार। पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति के साथ शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं को प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्द विधवा हो जाएगी। सती बालथाजर साल्विन द्वारा बनाया गया ये चित्र है। भारत आने वाली यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक। सती प्रथा को पूर्वी समाजों को बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता है। ओह माय गॉड। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बंटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थीं या ऐसे काम धंधे करती थीं जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। उन्नीसवीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावजे, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे हैं। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थीं। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थीं, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक
आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। राजा राम मोहन राय उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो संभाग के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। राजा राम मोहन राय देश के पश्चिम शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। विधवाओं की जिंदगी बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, वे अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। कुंडों पर झूलने का त्योहार। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा देकर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार को खास तौर से आलोचना की। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का उदाहरण देखिए। सती समर्थक: औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्पी वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कस कर बांध देते हैं। माय गॉड। सती विरोधी: आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं आती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता है हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कम तर कैसे समझ सकते हो? ये संवाद 175 साल से ही ज़्यादा पहले के हैं। आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे। उन्हें लिखे देखें कि तब और
अब की दलीलों में क्या फ़र्क है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सुधारक ईश्वर विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों को ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध पर विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में बीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। दयानंद सरस्वती ने 1855 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। महिलाएं, जाति और सुधार। लड़कियां स्कूल जाने लगती। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे 80 महिलाएं में से थीं जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू सास संभाल के बारे में पढ़ें। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी उस समय लड़कों को दी जा रही थी। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म
के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थीं। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित हुए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों को आलोचना की गई। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। पंडिता रमाबाई। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी ले लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया। तो 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेज राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यहाँ हम पढ़ते हैं जब औरत का पति मर जाता है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, पढ़ते हैं, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हों, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हों और तुम व तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी, ब्याह, आवभगत और उन सब अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाए। जहाँ विवाहित महिलाएं जाती हैं वहाँ भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ताराबाई सीधे स्त्री पुरुष तुलना की है यहाँ पे। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे,
केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़कर 21 साल और 18 साल कर दी गई। 8 साल की दुल्हन, यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जाति गैर बराबरी के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों से निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थीं। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार में बारे में पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गाँवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे जहाँ मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में स्वर्ण जमींदारों तथा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक मौका था। जॉन एलेन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों को जबरदस्त मांग पैदा हो गई, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जाति पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी के मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही। मदिगा वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थीं। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे।
कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठाकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूर करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, उरु जाति उरु मतम और देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों में से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों को अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। गुलामगिरी। निम्न जातियों नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्हें जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन पर और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों को कथित निम्न जाति के लोगों की ही है। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियों और अतिशूद्रों यानी अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। मैं यहाँ और तुम वहाँ। फूले उच्च जातियों नेताओं और उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता नहीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। 1873 में फूले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। 1873 में फूले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसमें फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलाम को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था।
इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार के गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वहीं वह उच्च जाति महिलाओं को दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों में अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ईस्वी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। मंदिरों में कौन जा सकता था? अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा से बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोग ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 में 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। इसको पढ़ लेते हैं। हम भी इंसान हैं। 1927 में अंबेडकर ने कहा था, हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का 2 मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.B. रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उसका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलील लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचन की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसी संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया।
इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी हैं। महिलाओं के बारे में पेरियार, तारा मुकुरतम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपनी पतियों के हाथों को कठपुतली बन गई थीं। अब हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते थे कि उन्हें पतियों का उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृति के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। पेरियार द्वारा रचित पेरियार चिंता नाइकल से उद्धृत। सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरोधी थी और इसके अनुयायी उपनिषद में विश्वास रखते थे। इसके सदस्य को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। हेलो दोस्तों, ये लोग आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ये भी पढ़ लीजिएगा, अन्यंत्र भी पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जल्दी। निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा का विरोध किया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, विधवा विवाह का समर्थन किया। बीरेश लिंगम पंतुलू विधवा पुनर्विवाह का। ज्योतिराव फूले सत्यशोधक समाज संगठन जाति आधारित समाज की आलोचना की। पंडिता रमाबाई महिला अधिकार विधवा गृह की स्थापना पूना में। पेरियार हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक, स्वाभिमान आंदोलन। मुमताज अली मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा और ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला शिक्षा की किए थे। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। तो ये सही है। समाज सुधारक को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता है, तो ये गलत है। सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता है, तो ये भी गलत है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था, तो ये सही है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान के सुधारक को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली? तो संचार के नए तरीके विकसित हो गए। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पत्र पुस्तिकाएं छप रही थीं। ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, इसलिए ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी। नए शहरों में हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चाएं आम जनता तक पहुँची। चौथा है, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे? तो स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेंगी, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएंगी। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से होकर जाना पड़ता है, जो उनके लिए ठीक नहीं है। लड़कियों के आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और बिगड़ जाएंगी। पाँचवा होगा कि ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ, तो किस कारण? तो भारतीय आलोचना के कारण यही होगा कि भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय पर लाद देंगे, जनजाति समूह तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देंगे। असमर्थन के कारण होगा ये स्त्री शिक्षा तथा पुरुषों के समानता के अधिकार के पक्षधर थे। जनजाति लोगों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूलों की स्थापना की गई थी। छठवां होगा कि अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा होंगे जो निम्न मानी जाने लगी? तो जातियों से संबंधित थे। नए अवसर थे 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक, आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों
के लिए स्कूल खोलने लगे थे। शहरों में रोजगार के नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियाँ, बाग, मिलें, रेलवे लाइन, स्टेशन आदि के निर्माण के लिए मजदूर की आवश्यकता थी। इन कामों के लिए शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। बहुत सारे लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया और स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए भी जा रहे थे। ज्योतिराव फूले और अन्य सुधारकों ने समाज में जाति असमानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया। तो ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों को इस बात को गलत ठहराया कि आर्य होने के कारण वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर गुलाम बना लिया तथा पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे। पेरियार ने हिंदू वेद पुराणों की आलोचना की। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। हरिदास ठाकुर ने भी जाति व्यवस्था सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। अम्बेडकर ने भी मंदिर प्रवेश आंदोलन के द्वारा समकालीन समाज में उच्च जाति संरचना पर सवाल उठाए। वह इस आंदोलन के द्वारा पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलनों को समर्पित क्यों किया? तो अमेरिकी आंदोलन को समर्पित इसलिए किया कि 1873 में फूले ने गुलामी नामक एक पुस्तक लिखी थी। फूले की पुस्तक ने लिखने से 10 वर्ष पूर्व अमेरिका के गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो चुका था। फूले ने भारत की निम्न जाति और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को अब एक दूसरे से जोड़कर देखा। इसलिए फूले ने अपनी पुस्तक को उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अम्बेडकर का क्या हासिल करना चाहते थे? अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह को नज़दीक से देखा था। समकालीन में समाज में उच्च जातियों सत्ता संरचना के कारण निम्न जातियों के साथ असमानता, बुरा व्यवहार, भेदभाव हो रहा था। 1947 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलवाए, जिसके माध्यम से वह देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, लेकिन लगातार विरोध करने पर इसको कमजोर किया जा सकता है। ज्योतिराव फूले रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? तो फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। पेरियार की दलीलों और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचन की प्रक्रिया शुरू हुई। इनकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया, जाति बंधन ढीले पड़े, छुआछूत की भावना कम हुई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में एकता का भाव पैदा हुआ। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोस्तों मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बाय दोस्तों।